हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 19 नवंबर है और 18 नवंबर के टॉपिक्स हम कंप्लीट कर रहे हैं। उसके अलावा आपको मेरे यहाँ सबसे अच्छी चीज़ क्या मिलने वाली है कि आपको सारे लेक्चर्स, सारे नोट्स सिंपल, इजी और डिस्क्रिप्टिव नोट्स मिलेंगे, वो भी मेरे हैंड रिटन नोट्स। आपको इतने अच्छे लगने वाले हैं कि आप इसको जरूर चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे। अगर आपको कुछ भी कमी लगती है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसमें 100% इंप्रूव करेंगे। ठीक है, आज के टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने द हिंदू के साथ 2-3 जो द हिंदुस्तान टाइम्स और उसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस से भी हमने डेटा उठाया है। उसका रीज़न ये है कि हिंदू के अंदर कुछ आर्टिकल बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन कुछ 1-2 चीज़ें कम अच्छी है, तो हमने उसकी जगह इंडियन एक्सप्रेस में 1-2 एडिटोरियल शानदार थे, तो उसको वहाँ से उठा लिया, क्योंकि वो जानना आपके लिए ज़रूरी था। यूपीएससी और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम दो, उसके अंदर अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी न्यूज़पेपर में अच्छी हो तो हमें उसको पढ़ना जरूरी है। चलो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये कल क्वेश्चन पूछा था, तो उसका आंसर है ब्राज़ील। ये आपको ध्यान होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, इन विच कंट्री द गेम ऑफ चेस इज इन्वेंटेड। चाइना, इंडिया, ग्रीस, इंडोनेशिया। तो ये आंसर तो सबको आना ही चाहिए कि कौन सी कंट्री है जिसके अंदर चेस का गेम इन्वेंट किया गया है, तो इसका आंसर तो शायद आपको मोस्टली आएगा। चलो पहले न्यूज़ देख लेते हैं। अर्थ वॉज हिट बाई ए मैसिव ब्रस्ट ऑफ एनर्जी, इट केम फ्रॉम आउटसाइड सोलर सिस्टम। यानी सोलर सिस्टम के बाहर से एक ऐसी एनर्जी आई है जिसको क्या बोला जाता है, गामा रे ब्रस्ट। ठीक है, अभी क्या होता है कि मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि अर्थ को एक एनर्जी ने मतलब टक्कर मारी है ये अभी। अब आप सोचिए कि क्या ऐसा कुछ होता है, तो बिल्कुल सोलर सिस्टम के बाहर भी ऐसी एनर्जी होती है जो कि हमारे सन की एनर्जी से भी तेज होती है। अगर वो एनर्जी 10 से 15 सेकंड भी अर्थ को टकरा देती है, अर्थ को टकराने के बाद अगर 10 से 15 सेकंड के लिए भी कंटिन्यूसली टकराती है, तो उसका प्रभाव जो उससे एनर्जी निकलती है वो कम से कम इतनी एनर्जी होती है कि इतने लाखों सालों के अंदर जो सूर्य की एनर्जी हमारे को पृथ्वी पर आई है उसके बराबर एनर्जी प्रोड्यूस कर देती है। तो हमको क्या पढ़ना है, गामा रे ब्रस्ट। ये एक्चुअली न्यूज़ आई है और ये सभी न्यूज़पेपर में द हिंदू में स्पेशली छपी तो नहीं है, लेकिन जितने भी टाइम्स इंडिया, द हिंदू, इसके सुबह की जो 5-6 बजे न्यूज़ आती है ना, उसके उस वाली न्यूज़ है, तो उसको हमने उठाया है। तो सबसे पहले पढ़ो गामा रे ब्रस्ट होता क्या है। तो गामा रे ब्रस्ट आर मोस्ट पावरफुल क्लास ऑफ एक्सप्लोजन्स। यानी जो एक्सप्लोजन्स होते हैं उसमें सबसे पावरफुल क्लास होता है इन द यूनिवर्स एंड दे अकर व्हेन मैसिव स्टार्स डाई। यानी बहुत बड़े बड़े स्टार्स जब वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक्सप्लोजन होता है, और उस एक्सप्लोजन को क्या बोला जाता है, गामा रे ब्रस्ट। चलो ये चीज़ समझ में आ गई। व्हेन ए मैसिव स्टार कोलैप्स, यानी जब बहुत बड़ा स्टार कोलैप्स हो जाता है तो इट क्रिएट्स ए ब्लैक होल, यानी एक ब्लैक होल क्रिएट करता है। एंड द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्रोड्यूस जेट्स ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स दैट ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट। अब इस चीज़ को समझो कि क्या जो अभी एनर्जी जनरेट होती है, तो वो एनर्जी का जो जनरेट की जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर, यानी जो सूर्य की जो स्पीड होती है, जो लाइट की स्पीड होती है उसके बराबर एनर्जी के पार्टिकल्स इतनी गति से मतलब उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। टाइप्स कौन से होते हैं, तो लॉन्ग ड्यूरेशन गामा रे ब्रस्ट और शॉर्ट ड्यूरेशन गामा रे ब्रस्ट। लॉन्ग ड्यूरेशन का मतलब जिसकी मतलब जो लंबाई, जो ड्यूरेशन होती है 2 सेकंड से ज़्यादा होती है, 2 सेकंड के अंदर भी बहुत बड़ी एनर्जी प्रोड्यूस करती है अगर 2 सेकंड से ज़्यादा रह गई तो। और एक होती है लेस देन 2 सेकंड्स, उसको बोलते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन गामा रे ब्रस्ट। ठीक है, GRB मेजर कोलाप्स ऑफ स्टार्स, अगर बहुत बड़े स्टार्स का कोलाप्स हो जाता है उस टाइम पे आता है लॉन्ग टर्म GRB। और अगर शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन GRB, और शॉर्ट ड्यूरेशन GRB का मतलब होता है जिसके अंदर जैसे यूनिवर्स के अंदर कोई 2 ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं, उनके जब टकराने से, कोलिजन होने से 2 सेकंड से भी कम एनर्जी जनरेट होती है, उसको बोलते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन GRB। ये बहुत जो लॉन्ग ड्यूरेशन होते हैं वो मोस्ट कॉमन होते हैं, वो होते रहते हैं। अभी 2023 के अंदर 2-3 बार हो चुके हैं। उसके अलावा इनको देखा जा सकता है, आप सैटेलाइट के थ्रू इनको ऑब्जर्व भी कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन तो बहुत 2 सेकंड से कम के होते हैं और ये बहुत ही रेयर होते हैं, तो इनको ऑब्जर्व भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये बहुत रेयर होते हैं। चलो ये टॉपिक समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक समझो, ए प्लान टू जॉइन द रेड सी विथ मेडिटेरियन जो कैन एन अल्टरनेटिव टू द स्वेज कैनल। अब इस चीज़ को समझो, एक बेन गुरियन कैनल प्रोजेक्ट है। अभी आप बोलोगे कि यार ये ऐसा क्यों न्यूज़ में आ रहा है, तो मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम एक बार मैप देख लेते हैं। चलो ये देखो, ये क्या है, ये गल्फ ऑफ एडन आपको दिख रहा होगा, और उसके अलावा यहाँ इंडिया है, जैसे पाकिस्तान नज़र आ रहा है आपको, उसके जस्ट पास में नीचे की साइड में इंडिया है। वहाँ से हम इधर आते हैं नीचे की साइड से, गल्फ ऑफ एडन होकर रेड सी, और रेड सी के पास में आप देखो यहाँ पे थोड़ा ये, हाँ जैसे रेड सी आपको नज़र आ रहा है, रेड सी के जस्ट पास में इस साइड में आपको इजराइल नज़र आएगा, जॉर्डन नज़र आ रहा होगा, और उसके पास में जो रेड कलर में ये स्वेज कैनाल है, ये स्वेज कैनाल बोलते हैं इसको। तो रेड सी के थ्रू हम, स्वेज कैनाल के थ्रू हम कहाँ एंटर करते हैं, मेडिटेरियन सी के अंदर। लेकिन अभी क्या हुआ है कि एक इजराइल के थ्रू, रेड सी के थ्रू डायरेक्ट एक रास्ता जाता है जो इजराइल को क्रॉस करते हुए मेडिटेरियन सी में जाता है। तो उसका नाम क्या है, मैं पहले उसको भी दिखा देता हूँ आपको साथ के साथ। ये देखो, ये तो हो गया स्वेज कैनाल, गल्फ ऑफ स्वेज, और वो रेड सी से क्या होगा, गल्फ ऑफ स्वेज के थ्रू, स्वेज कैनाल के थ्रू मेडिटेरियन सी में जाएंगे। और ये है बेन गुरियन कैनाल, ये रेड सी, और रेड सी के थ्रू यहाँ पे आप देखो ये इजराइल के थ्रू होकर मेडिटेरियन सी के अंदर अपन जा रहे हैं, ऐसा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 1970 मतलब बहुत 1960-70 के दशक के अंदर ही आ चुका था।
1960 वाला जो दशक था ना, उसी के अंदर इसको प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर दिया गया था, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उस पर डिस्कशन चालू हो गया था। लेकिन अभी ये न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि एक्चुअली वापस जो भी हमारा जो वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ है वो देख रही है कि स्वेज कैनल का एक अल्टरनेटिव भी होना चाहिए। अगर सभी भरोसे स्वेज कैनल के भरोसे रहेंगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा। अभी बीच में एक जहाज स्वेज कैनल में अटक गया था, क्योंकि वो बिल्कुल छोटी सी कैनल है, और उसमें जहाज अटकने से क्या हो गया था, पूरे वर्ल्ड की ट्रेडिंग बंद हो गई थी, ऑयल की प्राइस बढ़ गई थी, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारा ऑयल कहाँ से आता है, गल्फ कंट्रीज से, और जो ये गल्फ ऑफ गिनी है और यहाँ से बहुत सारी जगह जो ओपेक कंट्रीज है उनके थ्रू हमारे पास मिडिल ईस्ट के थ्रू आता है। और ये सबसे बड़ा रास्ता क्या है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यूरोपियन कॉन्टिनेंट एंड जो मतलब अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, इसके थ्रू हम कहाँ से जुड़े हुए हैं, गल्फ ऑफ जो ये रेड सी के थ्रू, स्वेज कैनल के थ्रू हम जुड़े हुए हैं इंडिया। तो इस तरह मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। अभी देखो आप प्रोजेक्ट को, ओरिजिनेटिंग इन द 1960 एज एन इनिशिएटिव, यानी 1960 में एक इनिशिएटिव की तरह इसका ओरिजिनेशन हुआ था। उसके बाद इसका नाम कैसे पड़ा, तो इजराइल का जो फाउंडिंग फादर है, ये एक्चुअली प्रोजेक्ट इजराइल का है, तो इजराइल के जो फाउंडिंग फादर थे डेविड बेन गुरियन, उनके नाम पर ही बेन गुरियन कैनल प्रोजेक्ट रखा गया है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसके, तो ये अल्टरनेटिव मेरीटाइम रूट है कनेक्टिंग द रेड सी विद द मेडिटेरियन सी बाई पासिंग द स्वेज कैनल, यानी स्वेज कैनल को बाईपास कर देगा। ऑन स्वेज कैनल फुल कंट्रोल किसका होता है, इजिप्ट का, और उसके कारण एक मोनोपोली बनी हुई है, इजिप्ट को ही उसकी रेवेन्यू मिलती है, और अगर इजिप्ट चाहे तो पूरे इंटरनेशनल लेवल के ट्रेड को बंद कर सकता है, क्योंकि उस पर पूरा कंट्रोल किसका है, इजिप्ट का। गल्फ ऑफ अकाबा, जो हमारा अभी जैसे मैंने आपको क्या बताया था, एक तो गल्फ ऑफ ईडन बताया था, वैसे एक जो रेड सी से मेडिटेरियन सी के बीच में एक गल्फ ऑफ अकाबा था, टू मेडिटेरियन कोस्ट प्रपोज कटिंग ए कैनाल थ्रू ए जो नेग्रिव डेजर्ट, एक नेग्रिव डेजर्ट है, नेगिव डेजर्ट जो कि इजराइल के अंदर है, वो अभी याद रखना है, एक तो नेगिव डेजर्ट जो कि इजराइल के अंदर है, वो स्टार्टिंग फ्रॉम द गल्फ ऑफ अकाबा। अब मैं आपको पहले इसको दिखाता हूँ, तभी आपको थोड़ा समझ में आएगा। एक्चुअली क्या सबके नाम ही जोरदार है इनके। ये देखो, ये तो है गल्फ ऑफ स्वेज, रेड सी के थ्रू गल्फ ऑफ स्वेज देख लिया। अब ये जो इधर वाला जो रास्ता जा रहा है ना, उसके अंदर ये देखो, ये गल्फ ऑफ अकाबा है। ठीक है, गल्फ ऑफ अकाबा, ये एक्चुअली इसमें दिख नहीं रहा होगा, बट मैं बता रहा हूँ आपको, गल्फ ऑफ अकाबा है, उसके थ्रू यहाँ पर जो लिखा हुआ बेन गुरियन कैनल, और इस तरह इजराइल से होते हुए मेडिटेरियन सी के अंदर ये चला जाता है। ठीक है, बस यही चीज़ आपको समझानी थी। तो गल्फ ऑफ अकाबा आपको समझ में आ गया। गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू कहाँ से जाएंगे, मेडिटेरियन सी तक हमारी पहुंच बन जाएगी। तो गल्फ ऑफ अकाबा है जो कोस्ट लाइन शेयर्ड बाई 4 कंट्रीज गल्फ ऑफ अकाबा को टच करती है। कौन कौन सी, तो एक इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन एंड सऊदी अरब। याद रखना है चारों चीज़ों को, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है मैप वाला, कुछ भरोसा नहीं है आईएएस वाले जो भी एग्जाम्स के अंदर क्या हो सकता है, आजकल क्या हो रहा है पता नहीं है। चलो, इंक्रीज ग्लोबल ट्रेड, ये ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाएगा, लेकिन चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, क्योंकि आप सोचिए कैनाल प्रोजेक्ट बना रहे हो आप, तो ये प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें बहुत पैसा चाहिए। लेकिन अभी इजराइल का हमास के साथ वॉर चल रहा है, तो अगर इजराइल के पास तो फंडिंग ही नहीं है, उसका अभी सारा फॉरेक्स रिजर्व खत्म होने में आ गया है। अब आप सोचिए उस वॉर के कारण इजराइल के जो फॉरेक्स रिजर्व पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, तो उसके बाद इसमें फंडिंग कहाँ से करेंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इजराइल के अंदर भी गवर्नमेंट चेंज होती रहती है। उसके अलावा इजराइल के जो आसपास के रीजन है उनसे सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि इजराइल का उनके साथ कभी भी वॉर हो सकता है, कोई पता नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है ये क्या होगा, गाजा से होकर भी गुजरेगा। तो अगर हमास ऑर्गेनाइजेशन उस कैनाल पर अटैक कर देता है, तो उस पर उस समय अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो जहाज वहाँ से क्रॉस कर रहा हो, उन पर अटैक कर देता है हमास जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उस केस में क्या होगा। तो ये एक तरह से सिक्योरिटी थ्रेट भी है। चलो, ये टॉपिक समझ में आ गया आपको। तो अभी हमने ये वाला प्रोजेक्ट देख लिया है पूरा वाला, कि बेन गुरियन कैनल प्रोजेक्ट को समझ लिया। उसके बाद आप स्वेज कैनल को भी समझ लो। ये मेन मेड वाटरवे है, याद रखना, ओपन हुआ था 1869 में। सबसे पहले ये किसके पास था ये प्रोजेक्ट, ये पहले मतलब जो ये स्वेज कैनल पहले ब्रिटिश, उसके बाद फ्रांस के कंट्रोल में था, और उसके बाद फाइनली इजिप्ट के कंट्रोल में आ गया है। इजिप्ट की जीडीपी की 2% रेवेन्यू कहाँ से मिलती है, स्वेज कैनल से। कनेक्ट रेड सी, ये रेड सी को कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को, रनिंग नॉर्थ टू साउथ, एरोज द इस्तुस्मस ऑफ जो स्वेज, जो मैंने अभी स्वेज कैनल आपको बताई थी ना, उसको इजिप्ट के अंदर, उसके थ्रू ये कनेक्ट करता है रेड सी को मेडिटेरियन सी के थ्रू। सेपरेट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है, कहाँ से, एशिया से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को सेपरेट करने का काम करता है। ये 150 ईयर ओल्ड कैनल वॉज कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश देन फ्रांस, एंड 1956 इसको फाइनली इजिप्ट के द्वारा इसको कंट्रोल किया गया। इसकी सारी रेवेन्यू, जो टोल की रेवेन्यू आती है, जो भी जहाज यहाँ से क्रॉस करते हैं, उसकी रेवेन्यू कहाँ जाती है, इजिप्ट को। और ये इजिप्ट की टोटल जीडीपी का 2% है। आप सोचिए कितनी रेवेन्यू आती है जी, $9.4 बिलियन $9 बिलियन कम नहीं होती अमाउंट, इतनी सिर्फ ये इनको इस स्वेज कैनल के थ्रू मिलती है। और 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड क्रॉसेस थ्रू इट, यानी वर्ल्ड का जो 12% ग्लोबल ट्रेड है वो इस स्वेज कैनल के थ्रू क्रॉस करता है। इंडिया कनेक्ट करता है यूरोप, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट फ्रॉम दिस कैनल, यानी हम यूरोप से जुड़े हुए, अफ्रीका से जुड़े हुए, मिडिल ईस्ट से जुड़े हुए, किसके थ्रू, इस केवल स्वेज कैनल के थ्रू जुड़े हुए हैं। आप समझिए ये चीज़। चलो, ये टॉपिक भी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखो, 6 लेवल हाई मीटिंग ऑफ इंडिया ओपेक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये कहाँ से लिया है, पीआईबी से डेटा उठाया है। पीआईबी में एक्चुअली दे रखा था, तो मुझे अच्छा लगा, तो मुझे देना जरूरी था, क्योंकि अब क्या होता है कि अगर आप में इसको छोड़ देता तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे को नहीं मिल पाती। तो 6th लेवल हाई मीटिंग ऑफ इंडिया ओपेक। तो ओपेक कंट्री का मतलब सबसे पहले समझ लो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है और उसका नाम है ओपेक।
ओपेक इज परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड एट द बगदाद कॉन्फ्रेंस। याद रखना, बगदाद कॉन्फ्रेंस में क्रिएट हुआ था इन 1960 बाई ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब एंड वेनेजुएला। एक तो ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया और वेनेजुएला। 5 देशों के द्वारा मिलकर 1960 में इसको क्रिएट किया गया था, ओपेक कंट्रीज़ के द्वारा, ओपेक संगठन को। याद रखना, वापस बोल रहा हूँ, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब एंड वेनेजुएला। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके अभी मेंबर्स कौन कौन से अभी नाउ? अल्जीरिया, एंगोला, कोंगो, इक्वेटोरियल गिनी, गेबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, यूएई और वेनेजुएला। 30% ऑफ वर्ल्ड का जो भी क्रूड ऑयल होता है, यानी कच्चा तेल, जो वर्ल्ड का टोटल कच्चा तेल है, उस टोटल प्रोडक्शन में से 30% इन ओपेक कंट्रीज़ के द्वारा किया जाता है। उसमें भी सबसे ज़्यादा मेन कौन है? सऊदी अरब, जो बिगेस्ट सप्लायर है, बिगेस्ट सिंगल ऑयल सप्लायर है विथ इन दिस ग्रुप, वो सबसे बड़ा सप्लायर है। इनके द्वारा ओपेक कंट्रीज़ के द्वारा रिपोर्ट कौन कौन सी पब्लिश की जाती है, उसका नाम याद रखना है आपको। मंथली ऑयल मार्केट रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑयल आउटलुक रिपोर्ट और उसके अलावा एनुअल स्टेटिस्टिकल बुलेटिन, वर्ल्ड ऑयल आउटलुक और मंथली ऑयल मार्केट रिपोर्ट। ओपेक प्लस कंट्रीज भी समझ लो साथ के साथ ही। ओपेक कंट्री तो हमने समझ ली, अब ओपेक प्लस क्या होता है? तो इसके अंदर ओपेक जो कंट्रीज थे, उन्होंने एक जो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्या किया कि 10 कंट्रीज़ के साथ में एग्रीमेंट किया। और उनमें 10 कंट्रीज़ में कौन है? अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान। ये जो 10 कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ ने क्या किया? टोटल मिला के इन 10 कंट्रीज़, ये वर्ल्ड की जो टोटल क्रूड ऑयल है, ओपेक प्लस मिलके, मतलब एक तो कितने हो गए? 10 कंट्रीज़ तो वो, और ऊपर वाली जो कंट्रीज़ है, सब मिलाकर 40% वर्ल्ड की जो क्रूड ऑयल है उसको, टोटल वर्ल्ड का जो क्रूड ऑयल है 40% इसके अंदर कवर है। इतना एक्सपोर्ट करने का काम ये करते हैं। इन 2016 के अंदर ओपेक साइंड विद द 10 अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज टू क्रिएट व्हाट इज नाउ नोन एज ओपेक प्लस बोला जाता है उसको। चलो ये टॉपिक भी समझ लिया। अब एक द हिंदू के अंदर अनसर्टेन फ्यूचर इन ए सी ऑफ पॉपीज, यानी जो अफीम होता है, अफीम के बारे में, जो अफीम होता है उसके प्रोडक्शन के बारे में इसमें बताया गया है। मैं आपको एडिटोरियल एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, ये द हिंदू का आया हुआ है, अनसर्टेन फ्यूचर इन ए सी ऑफ पॉपीज। तो अभी उसके अंदर तो हमको क्या पढ़ना है? अफीम क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो अफीम की जो साइंटिफिक नेम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। याद रखना, पेपेवर सोमनीफेरम यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। इट इज़ मेडिकल हर्ब, ये इसको मेडिकल हर्ब भी बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है वेराइटी ऑफ एल्कोलिट्स सच एज मॉर्फिन, कोडीन एंड इज बेस्ट नॉन एज द पेन रिलीवर इन मॉडर्न मेडिसिन। यानी मॉडर्न मेडिसिन में इसको पेन रिलीवर भी बोला जाता है, यानी ये जो शरीर का दर्द होता है उसको खत्म कर देता है। ऐसा इतना अफीम के अंदर पावर होता है? तो बिल्कुल, अफीम के अंदर इतना पावर होता है कि ये एक तो कोडीन प्रोड्यूस करता है, एक मॉर्फिन प्रोड्यूस करता है। जो इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो पेन रिलीवर का काम करते हैं, ठीक है। इसको बहुत सारे ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है, जैसे कि कैंसर ट्रीटमेंट में, कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनके ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। पेन को मैनेजमेंट करने में इसका यूज़ किया जाता है। अब यूनाइटेड नेशन का एक सिंगल कन्वेंशन बना हुआ है, यूनाइटेड नेशन सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, यानी जो यूनाइटेड नेशन का सिंगल कन्वेंशन, एक कन्वेंशन बना हुआ है वो नार्कोटिक ड्रग्स 1961 का कन्वेंशन है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका मेंबर इंडिया भी उसका मेंबर है। इंडिया इज द अमंग द 12 कंट्रीज इन द वर्ल्ड अलाउड टू ग्रो अफीम पॉपी फॉर मेडिकल यूज। यानी इंडिया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन नेशनल नार्कोटिक ड्रग का जो जिसके अंदर 12 कंट्रीज मेंबर है, उसका एक मेंबर कौन सा है? इंडिया। और इंडिया ने भी अलाउ कर रखा है अपने देश के अंदर कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी अफीम है उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए? मेडिकल यूज के लिए। इंडिया इज द ओनली नेशन अलाउड टू एक्सट्रैक्ट गम अफीम, यानी एक गम अफीम आती है जिसके अंदर व्हाइट कलर का अफीम निकलता है, मतलब उसके अंदर से व्हाइट कलर का लेटेक्स निकलता है। तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंडिया ही ऐसा नेशन है जो इसको मैन्युअली करता है। कंट्रीज जैसे चाइना हो गई, फ्रांस हो गया, चाइना, फ्रांस, टर्की, ये सब क्या करते हैं? लीगल अफीम को ग्रो करने का काम करते हैं, यूज ए CPS मेथड। शायद ऑस्ट्रेलिया भी इसमें होगा, एक बार आप देख लेना, शायद मुझे, मतलब जहाँ तक मुझे ध्यान में है। तो कंट्री जैसे चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, टर्की हो गया ये क्या करते हैं? लीगल अफीम, यानी अफीम को लीगल लेवल पर प्रोड्यूस करने का काम ये भी करते हैं। इंडिया के अलावा एक्सट्रैक्शन इज अंडर कंट्रोल ऑफ, अब हमारे इंडिया के अंदर जो हम अफीम का प्रोडक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो किसके अंदर में आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, उसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश, हमारे देश में 3 ऐसे स्टेट है जो सबसे ज़्यादा अफीम का प्रोडक्शन करते हैं। एक तो यूपी हो गया, एक राजस्थान हो गया, एक मध्य प्रदेश हो गया। ये 3 ट्रेडिशनली अफीम ग्रोइंग स्टेट्स है। वहाँ पर पॉपी क्रॉप कल्टिवेशन इज अलाउड बेस्ड ऑन लाइसेंस इश्यूड एनुअली बाई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, यानी जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स है उसके द्वारा एनुअली इसको, मतलब एनुअल बेसिस पर लाइसेंस इशू किया जाता है। किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए। यूपी, राजस्थान और एमपी के अंदर अफीम के प्रोडक्शन के लिए, अफीम क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए। आप क्या सोच रहे हैं कि हमको बिना लाइसेंस के हम अफीम को प्रोड्यूस कर सकते हैं? देखो एक्चुअली क्या होता है, पहले अफीम का क्या होता था कि अगर इसको बिना लाइसेंस के प्रोड्यूस करने लग जाए तो फिर क्या होगा? इसको, ये एक तरह से ड्रग्स है और इसका यूज लोग किसके लिए करते हैं? नशे के लिए करते हैं, पाइल्स के रूप में यूज़ करने के लिए करते हैं,
बहुत सारी जगह इसका गलत यूज होता है। तो उस नेगेटिव यूज को बचाने के लिए इस पर प्रॉपर्ली लाइसेंस इशू किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। जो कौन सा डिपार्टमेंट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, वो लाइसेंस इशू करता है एनुअल बेसिस पे। और उसका बेनिफिट क्या मिलता है, ताकि मेडिकल यूज के लिए जितना क्रॉप कल्टिवेशन करना है उतना ही उसके अंदर उसी के हिसाब से लाइसेंस में सारी चीज़ें लिखी होती है। क्या क्या लिखा होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको चलो वो बता देता हूँ क्या क्या होता है लाइसेंस में। लाइसेंसिंग पॉलिसी में एक तो मैक्सिमम क्वालिफाइंग यील्ड, यानी इतना प्रोडक्शन मैक्सिमम कर सकते हो आप, और एक सिंगल कल्टीवेटर कितना कल्टीवेशन कर सकता है मैक्सिमम लेवल पर। और उसके बाद अगर इस क्रॉप को कुछ भी डैमेज हो जाए तो मैक्सिमम बेनिफिट कितना मिलेगा जो कि किसान है उसको। तो इस तरह की सारी चीज़ें लाइसेंस के अंदर पहले से ही लिखी हुई होती है, ठीक है। तो लाइसेंसिंग पॉलिसी का यूज, लाइसेंस कौन इशू करता है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। अफीम प्रोडक्शन इंडिया में तो सबसे पहले ये 15वीं सेंचुरी से ही चालू हो गया था। और जब हमारे यहाँ पर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली के टाइम अफीम के अंदर मोनोपोली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की पूरे वर्ल्ड के अंदर। और टिल 1873 तक ये चलता रहा, धीरे धीरे इन्होंने मोनोपोली हासिल कर दी। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद इसका पूरा कंट्रोल किसके पास चला गया, इंडियन गवर्नमेंट के पास। नाउ कंट्रोल बाय द प्रोविजन ऑफ द, अभी किसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है, तो नार्कोटिक्स ड्रग्स, प्रोविजन ऑफ द नार्कोटिक ड्रग्स एंड फिजिकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट एंड रूल्स। यानी एक तो होता है नार्कोटिक ड्रग्स, एक होता है फिजिकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट एंड रूल्स। इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है हमारे जो अफीम की प्रोडक्शन को। इंडिया के अंदर प्रोसेसिंग के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, लाइसेंसिंग पॉलिसी है जिसको मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। और इंडिया के अंदर और भी उसके अलावा इलिसिट कल्टीवेशन भी किया जाता है इंडिया के अंदर। इसका मतलब है कि सैटेलाइट के थ्रू मॉनिटर किया जाता है कि जो खेत है उसके अंदर कितना एक्सपेक्टेड मतलब यील्ड निकलने वाली है, कितना कल्टीवेशन, कितने किलो अफीम निकलने वाली है। अगर उससे ज़्यादा निकल रही है तो भी सरकार का उस पर कंट्रोल होता है और सरकार उस जो एक्स्ट्रा है उसको खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है। ऐसा क्यों करती है, क्योंकि इसका यूज़ नशे के लिए होता है। अब साथ में ये भी देख लो इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो पॉजिटिव यूज़ तो मैंने आपको पहले बता रखे थे एक तो पेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, कैंसर पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका जो कोडीन होता है, तो इसका जो कोडीन होता है वो हेल्पफुल होता है कफ सप्रेशन, यानी जो खांसी होती है उसको खत्म करने में भी काम आता है जो कोडीन होता है। अभी आपको मैंने समझाया था मोरफिन और कोडीन। तो इसके बहुत पॉजिटिव यूज है मेडिकल यूज। और नेगेटिव यूज क्या है, तो स्मोकिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, ईटिंग ऑन पिल्स एज पिल्स के रूप में, और नशे के लिए, इन सब के लिए यूज किया जाता है इस अफीम का। तो हमने क्या टॉपिक पढ़ा है, अफीम को पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसको पोपिन भी बोला जाता है। तो अफीम वाला हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है, और अफीम को पॉपी भी कहा जाता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द वेलफेयर प्रोग्राम इकोनॉमिक लव टू हेट। अभी ये हमने हिंदुस्तान टाइम्स से आर्टिकल उठाया है। आप बोलेंगे आज तो एडिटोरियल अलग अलग जगह से उठाए हैं, तो बिल्कुल, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स से इसलिए उठाया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा मुझे। मैं आपको समझा देता हूँ, ये मेंस की पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो एक बार। वेलफेयर प्रोग्राम के बेनिफिट्स भी समझ लेते हैं, नुकसान भी समझ लेते हैं, वे अहीड भी समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो इस पर बहुत सारे व्यक्ति क्या बोलते हैं कि ये बहुत नुकसानदायक है योजना, इसके अंदर फंडिंग के इशू है, ये इशू है, और ये वेलफेयर स्कीम अच्छी नहीं थी एक्चुअली, ऐसा लोग बोलते हैं या बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव है। बट हर चीज़ के दो पर्सपेक्टिव होते हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, न्यूट्रल पोजीशन पे रहना होगा। आपको उसके पॉजिटिव बेनिफिट्स भी देखने होंगे, साथ के साथ ही नेगेटिव बेनिफिट्स भी देखने होंगे। अगर आप दोनों चीज़ों को एनालाइज करने लग जाओगे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप समझ लीजिए कि आपने एक्चुअल में आप यूपीएससी के प्रॉपर एस्पिरेंट हो, तभी जाके आप एक्चुअली मेंस वाला एग्जाम क्लियर कर सकते हो। चलो अभी हम समझते हैं कि वेलफेयर स्कीम के अंदर जैसे मैंने अमजी नरेगा के बारे में बताया है, तो उसके बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट है किस पे, वल्नरेबल सेक्शन पे। ऐसा नहीं है उसमें कमियां हैं, कमियां भी है, लेकिन उसके कुछ अच्छे भी है कि उन्होंने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है। बहुत सारे लोग जो कि पॉवर्टी में गुजर रहे थे, खाना खाने की नौबत आ रही थी, तो उसके गवर्नमेंट की स्कीम से उनको प्रॉपर्ली उन वल्नरेबल सेक्शन को बहुत बेनिफिट हुआ है। तो चलो अभी ये समझते हैं वेलफेयर स्कीम होती क्या है। वेलफेयर स्कीम्स रेफर्स टू गवर्नमेंट प्रोग्राम बोला जाता है, गवर्नमेंट के ऐसे प्रोग्राम, ऐसे इनिशिएटिव जिनको इसलिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है ताकि फाइनेंशियल, सोशल और अदर फॉर्म्स ऑफ असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके इंडिविजुअल और ग्रुप्स को फॉर इकोनॉमिक हेल्प एंड सोशल हेल्प एंड हेल्थ के लिए। यानी उनके फाइनेंशियल सहायता करने के लिए, इकोनॉमिकली, सोशल सामाजिक सहायता करने के लिए, उनको हेल्थ यानी जो हेल्थ सेक्टर के बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे मेजर्स, ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसे इनिशिएटिव्स को डिजाइन किया जाता है जो कि एक्चुअल में असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो ये किसके थ्रू की वेलफेयर स्कीम का मतलब क्या है, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस सेक्शन के थ्रू आया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके हिसाब से इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। ठीक है। अभी जैसे फेयर प्राइस शॉप, हम बहुत सारी फेयर प्राइस शॉप होती है जो हम बोलते हैं कि न्यूनतम मुद्रा जिसके अंदर गेहूँ दिया जाता है लोगों को, राशन की दुकानें, ये सब वेलफेयर स्कीम के तहत ही आई है। रिजर्वेशन फॉर SC ST, ये भी एक तरह से वेलफेयर स्कीम है कि SC ST जो वल्नरेबल सेक्शंस है उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना, ताकि किसके अंदर, जॉब के अंदर, जिसके कारण उनको क्या बेनिफिट मिलेगा कि उनका जो सेक्शन है, वल्नरेबिलिटी है, उससे वो दूर निकलेंगे। ठीक है। तो अभी इसके आर्ग्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें ऑथर ने लिखी है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता रहा हूँ, बट उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। तो अभी इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ वेलफेयर स्कीम।
एक तो पॉवर्टी एलिवेशन, सबसे पहला काम क्या होता है, अगर कोई भी वेलफेयर स्कीम है उसका पहला ऑब्जेक्टिव एक ही होता है कि वो पॉवर्टी को दूर करने का काम करता है लोगों को रोजगार प्रोवाइड करते हैं, लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। उसका एक बेनिफिट क्या होता है, लोग अपनी गरीबी से दूर होते हैं। सोशल इक्विटी, समाज में समानता आती है। समानता कैसे आएगी, अगर जैसे कि प्रधानमंत्री के अंदर अभी किसान सम्मान निधि योजना में 6,000 रुपये किसानों को दिए जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि उसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि जो किसान एक्चुअल में पुअर है, जो जिनके पास एक्चुअली पैसे की इनकम का सोर्स नहीं है, तो उनको एक तरह से वो समाज के दूसरे तबके के साथ में इक्विटेबल बेसिस पर काम कर सकते हैं, इक्विटेबल बेसिस पर खाना खा सकते हैं, तो समाज में इक्विटी आएगी। ह्यूमन डेवलपमेंट, वेलफेयर स्कीम का ऑब्जेक्ट और क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट। अभी गवर्नमेंट की एक स्किल इंडिया प्रोग्राम था, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम था, और भी बहुत सारे मेजर्स होते हैं ऐसे। तो इस तरह के जो मेजर्स आते हैं वो ह्यूमन के डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं। प्रधानमंत्री स्किल योजना, जो प्राइम मिनिस्टर की स्किल से रिलेटेड, मतलब लोगों को, युवाओं को उनकी स्किल, इनोवेशन और रिसर्च की ओर बढ़ावा देना है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वेलफेयर स्कीम से क्या होता है, एक बेनिफिट ये होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसका कितनी बार यूज किसके लिए किया जाता है कि कोई योजना इसलिए लाई जाती है ताकि उनकी सरकार में मजबूती बनी रहे, उनकी सरकार फिर से आए। और क्राइसिस मैनेजमेंट, और जैसे बहुत सारी बार क्राइसिस आ जाती है, जैसे उड़ीसा में आई थी पिछले साल, मतलब केरला में इस तरह, और अभी जैसे टर्की के अंदर भूकंप आया था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वैसे ही इंडिया के अंदर बहुत सारी जगह कभी भूकंप आ जाता है, उत्तराखंड के अंदर कभी जैसे कि लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं। उस केस में क्या होता है, उस केस में क्राइसिस मैनेजमेंट के टाइम पे वेलफेयर स्कीम ही एक्चुअली लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द वेलफेयर स्कीम, एक तो फ्रीबीज। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हमारे भारत के अंदर, एक सबसे बड़ा इशू यही है, एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट हमको ये समझना होगा कि इसका वेलफेयर स्कीम को क्या फ्री बीज की तरह देखा जाता है। लोगों को रेवड़ियाँ बांटी जाती है। तमिलनाडु में तो ऐसा सिस्टम हो गया कि वहाँ की जो 40 सर्वे निकला है उसमें 41% जनता ने बोला है जो सरकार हमको रेवड़ियाँ देगी हम उसको वोट देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि सरकार के विकास से कोई मतलब ही नहीं है, लोगों को अपने विकास से कोई मतलब ही नहीं है, स्किल डेवलपमेंट से मतलब ही नहीं है। बस उनको तो फोकट की स्कीम का जो फायदा मिलता है वो मिलेगा, और वो फायदे से क्या होगा, भविष्य में उनको ही नुकसान है। कैसे, उनकी स्किल डेवलपमेंट तो हुई नहीं है, वो धीरे धीरे उस पर डिपेंडेंट होने लग जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे, गवर्नमेंट पे कर्ज का बोझ बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे अल्टीमेटली नुकसान हमारे टैक्स पेयर्स को हो जाएगा, और उसका जीडीपी को नुकसान किसका होगा, देश का, और अल्टीमेटली देश की जो ग्रोथ होगी वो कम हो जाएगी। तो ये एक तरह से फ्री बीज के रूप में भी काम आते हैं वेलफेयर स्कीम को, फ्री बीज की तरह, जैसे लैपटॉप वितरण, तो ये फ्री बीज कि वेलफेयर के लिए दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में वोट पाने के लिए ऐसा किया जाता है। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है गवर्नमेंट पे, डिपेंडेंसी कल्चर आ जाता है, लोग एक्चुअली काम करना नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है 6,000 तो वैसे ही मिल रहे हैं, और दूसरी स्कीम के अंदर 18,000 मिल रहे हैं, तो क्या चाहिए उनको। करप्शन एंड लीकेज, और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी ये योजना आती है उसमें आधे लोगों के पास तो पैसा पहुंच ही नहीं पाता है, तो करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल एंड इनएफिशिएंसी, यानी प्रोसीजरल आस्पेक्ट, इतना धीरे धीरे प्रोसीजर कैसे होते हैं, बहुत ही धीरे धीरे प्रोसीजर होते हैं। अगर कोई भी फॉर्म भरेंगे उसमें 2 महीने निकल जाते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ पर मैंने एक व्यक्ति को देखा है जिसके केस में क्या था, उसकी सारी चीज़ें सही थी, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंटेशन में उसको 2-2 साल लग गए, आप सोचिए। तो इस तरह ब्यूरोक्रेटिक हर्डल भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा मार्केट डिस्टोर्शन, अब सोचिए लैपटॉप वितरण कर दिया सरकार ने फ्री, तो जो एक्चुअल में लैपटॉप बेच रहे हैं जो आदमी, जो दुकान वाले, उनके बिजनेस का क्या होगा, उनका तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा। अगर सरकार सब चीज़ें फ्री देने लग जाएगी, सरकार बोल दे, अगर गवर्नमेंट बोल दे कि हम सबको एलईडी फ्री में देंगे, तो जो एलईडी का मार्केट है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बड़ी कंपनियां तो उनको एक साथ ऑर्डर दे देगी, बट जो एक्चुअल में जो रिटेल काउंटर होते हैं इंडिया में बहुत सारी शॉप्स है, तो फिर उनका क्या होगा, क्योंकि उनके इस चीज़ से कमाई बंद हो जाएगी, तो बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो करना बंद हो जाएगा। उसके अलावा पॉलिटिकल एंड सोशल डिवीजन, और समाज के अंदर एक पॉलिटिकल डिवीजन भी आ जाता है कि डिवीजन कैसे आ जाता है कि जो सरकार रेवड़ियाँ बांट रही है, लोग उसके पक्ष में ज़्यादा हो जाते हैं, उसके कारण क्या होगा, जो विकास की पॉलिटिक्स है वो खत्म हो जाएगी। चलो वे हिट समझ लो साथ के साथ ही अभी क्या होगा, हमें जो हमारे सिटीजन्स है, लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि वेलफेयर स्कीम और फ्री बीज में क्या डिफरेंस है। अगर कोई वेलफेयर स्कीम है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो फ्री बीज की तरह है तो लोगों को अवेयर होकर उनसे दूर हो जाना चाहिए कि हमको ऐसी स्कीम चाहिए ही नहीं जो कि हमारे देश के विकास के आड़े आती हो। प्रायोरिटाइज होलिस्टिक डेवलपमेंट, और गवर्नमेंट को भी ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए जो कि लोगों के एक्चुअल में इंक्लूसिव डेवलपमेंट का काम करे, लोगों की स्किल को डेवलप करे, लोगों के मतलब रिसर्च इनोवेशन की फील्ड में लोगों को अपडेट किया जाए, एनकरेज करे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इस चीज़ को समझो, लोगों की रोजगार के अवसर मिले, लोगों को खुद अपने सेल्फ मतलब नहीं होते आत्मनिर्भर बन के लोग खुद पैसा कमाएं, वो अच्छा बेनिफिट है। अगर सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली उन लोगों को ही नुकसान है, क्योंकि थोड़े समय बाद क्या होगा, सरकार पर कर्ज बढ़ जाएगा गवर्नमेंट पर, और अल्टीमेटली जो पैसा किसका, टैक्स पेयर्स का पैसा बेकार होगा। उसके बाद एम्पावर करता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। एक चीज़ और समझो कि जो कम्युनिटी होती है हमें उससे एम्पावर करना चाहिए, किसी पर्टिकुलर की हमको पता है कि जैसे ये सेक्टर है, इसके अंदर ये कम्युनिटी है, तो इसको एम्पावरमेंट करें कैसे, वो भी स्किल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इस तरह। तो एम्पावर करता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को। चलो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक समझो, इंडिया एक द हिंदू एनालिसिस के मतलब द हिंदू के अंदर ही आया है। इंडिया टारगेट करता है $40 बिलियन इन टेक्निकल टेक्सटाइल। तो टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके अंदर इंडिया टारगेट कर रहा है $40 बिलियन की US डॉलर की
इतना बड़ा मार्केट होना चाहिए। चलो अभी हमारा क्या क्या ये न्यूज़ काम की है? नहीं, हमारे लिए काम की है कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को समझ लेते हैं कि उसका कैसे क्या है। उसका डेटा आप थोड़ा बहुत देख लो। जो इंडिया की जीडीपी होती है उसका 2.3% जो इंडिया की टोटल जीडीपी है उसका 2.3% किसका आएगा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री कवर करती है। इंडस्ट्रियल आउटपुट का 7% आउटपुट कहाँ से आता है? टोटल आउटपुट का टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। एक्सपोर्ट अगर हम टोटल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर 12% एक्सपोर्ट किसका है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। और एम्प्लॉयमेंट जो देता है, अगर टोटल एम्प्लॉयमेंट है तो सबसे ज़्यादा रोजगार किस में दिया जाता है? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके बाद में सेकंड नंबर पे सेक्टर आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसके अंदर सबसे ज़्यादा लोग रोजगार पर, मतलब सबसे ज़्यादा लोग उसमें काम कर रहे हैं। इंडिया छठे नंबर पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? टेक्निकल टेक्सटाइल का, जिसमें 6% ग्लोबल शेयर है। याद रखना, छठे नंबर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? इंडिया है टेक्निकल टेक्सटाइल के केस में। उसके अलावा कॉटन और जूट के मामले में वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया, कॉटन एंड जूट के केस में। ये डेटा आपको याद रखना है। अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है उन्होंने डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में कहा है कि लोगों को इसके लिए अवेयर होना चाहिए। मैं खुद भी, मतलब ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला कि मैं भी डीप फेक टेक्नोलॉजी का शिकार हो चुका था। तो इसलिए हमारे यहाँ पे लोगों को समझना होगा कि एक्चुअल में जो वीडियो होती है और डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू जो वीडियो बनी है उसमें क्या डिफरेंस है। तो मोदी वॉन्स अगेंस्ट डीप फेक, आस्क मीडिया टू बी ऑन गार्ड। ठीक है, तो अभी हमारे लिए क्या काम की न्यूज़ है? डीप फेक टेक्नोलॉजी। अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, बहुत मज़ा आएगा। आज के टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, अलग अलग टॉपिक आए हैं। चलो डीप फेक टेक्नोलॉजी को समझ लो। इट इज़ द मेथड ऑफ जिसमें मैनिपुलेट किया जाता है वीडियो को, इमेज को, ऑडियो को। यानी वीडियो, इमेज और ऑडियो को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है? पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनका यूज करके, डीप लर्निंग का यूज करके, जनरेटिव एडवर्जियल नेटवर्क्स होते हैं, जनरेटिव एडवर्जियल नेटवर्क्स, उनका यूज करके क्या किया जाता है? वीडियोज, ऑडियोज, इमेज, इन सबको मैनिपुलेट किया जाता है। डीप लर्निंग इज पार्ट ऑफ डीप सिंथेसिस। डीप लर्निंग किसका पार्ट है? डीप सिंथेसिस का पार्ट है। और डीप सिंथेसिस का मतलब समझ लो, इसके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है ताकि हम टेक्स्ट को जनरेट कर सकें, इमेज को जनरेट कर सकें, ऑडियो, वीडियो, इन सबको जनरेट कर सकें, ताकि हम एक वर्चुअल सीन क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है डीप फेक टेक्नोलॉजी के नुकसान ही है, इसके बहुत सारे फायदे हैं, वो मैं सब आपको आगे बताने जा रहा हूँ। बट इसके अंदर सबसे बड़ा इशू क्या है कि इन सब डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज करके लोग बहुत सारी जगह न्यूड वीडियोज़ बना देते हैं और पॉर्न वीडियोज़ बना देते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, प्राइवेसी का वायोलेशन करते हैं। इस तरह क्या होता है कि उस आदमी की जो रिस्पेक्ट है तो भी खत्म हो जाती है। अगर आप सोचिए किसी गलत वीडियो फैला दी गई है डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू, जैसे अभी रश्मिका मंडाना के केस में हुआ था, तो इस तरह उस आदमी की समाज में एक रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। वो तो बहुत बड़ी एक्सप्रेस थी, इसके कारण क्या हुआ कि एक्चुअली में पता चल गया कि वो गलत वीडियो थी। बाकी जनरली बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे केस हो रहे हैं। अब इंडिया का स्टैंड समझो। इंडिया के अंदर कोई स्पेसिफिकली लॉ तो नहीं है डीप फेक के लिए, बट हाँ सब कुछ एक्ट्स के अंदर कुछ प्रोविजंस है। पहला सेक्शन 67 एंड सेक्शन 67A ऑफ द IT एक्ट 2000, उसके अंदर प्रोविजंस है जो कि अप्लाइड होते हैं डीप फेक यानी डिफेमेशन से रिलेटेड है। अगर डिफेमेशन यानी किसी को हमने डिफेम किया है किसके थ्रू, कंप्यूटर का यूज़ करके या जो भी हमारे जो ये डिजिटल तरीक़ों से अगर किसी को डिफेम किया है तो उस केस में एप्लीकेबल हो जाता है सेक्शन 67 एंड 67A। एक इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 500 है, वो भी डिफेमेशन के केस में एप्लीकेबल होता है। और एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, वो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी प्राइवेसी से रिलेटेड है। तो ये तीनों चीज़ें क्या होती है, ये तीनों एक्ट के अंदर है। उसके अलावा मैं और समझा रहा हूँ आपको। अदर कंट्रीज है जैसे यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, यहाँ पर भी अभी रेगुलेशंस आए हैं डीप फेक के लिए। चाइना ने जस्ट एक रेगुलेशन पास किया है डीप फेक के लिए 2023 के अंदर ही। यूएस के अंदर भी डीप फेक टास्क फोर्स की स्थापना की गई है, डीप फेक टास्क फोर्स, जिसका डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद 2022 के अंदर यूरोपियन यूनियन के अंदर कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन डिसइंफॉर्मेशन अपडेटेड टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, यानी डीप फेक के थ्रू डिसइंफॉर्मेशन जो स्प्रेड होती है उसको रोकने के लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन डिसइंफॉर्मेशन को लेकर आया गया है, उसको अपडेट किया गया है 2022 में। ये एक्चुअल में 2018 में आ गया था कोड तो, लेकिन डीप फेक के कारण जो डिसइंफॉर्मेशन फैल रही थी उसको स्प्रेड को रोकने के लिए 2022 के अंदर इसके अंदर अपडेट किया गया था कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन डिसइंफॉर्मेशन। ये यूरोपियन यूनियन का है लो। चलो तो अभी इंडिया के अंदर इसके मतलब रेगुलेशंस में आपको और बता देता हूँ इंडिया के अंदर और क्या रेगुलेशंस है। देखो IT एक्ट मैंने अभी 1967 तो आपको समझा ही दिया था, सॉरी IT एक्ट 2000 के अंदर 67 और 67A वाले प्रोविजन तो समझा दिए थे। अब उसके अलावा IT एक्ट 2000 एंड IT रूल्स 2021 के अंदर क्या लिखा हुआ है? क्लियर इंस्ट्रक्शन है टू सोशल मीडिया इंटरमीडिएट को कि अगर कोई भी डीप फेक से रिलेटेड वीडियो है या फोटोज है उनको आपको क्या करना है? जल्दी से जल्दी उनको हटा देना है। तो ऐसा किसको निर्देश है? सोशल मीडिया की जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसके अलावा अगर उन निर्देशों का पालन अगर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं करता है तो जो ऑथोराइज बंदा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, उनके अंदर उसको 3 साल की जेल हो सकती है और फाइन हो सकता है 1 लाख तक का। सेक्शन 66D ऑफ IT एक्ट 2000 वो भी बोलता है अगर कंप्यूटर डिवाइस के द्वारा किसी को चीट किया जाता है तो उसको 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है। रूल 31B7 उसमें सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो इंश्योर करते हैं देयर प्लेटफॉर्म डू नॉट होस्ट एनी कंटेंट, यानी उनके जो प्लेटफॉर्म्स है, जैसे मेरी बात समझो, हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है कि जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है उनका यूज़ किसी इस तरह की डीप फेक टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए।
तो जो रूल 3(1)(b)(7) क्या बोलता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंश्योर करे कि उनके प्लेटफॉर्म का जो उनकी प्लेटफॉर्म है उनका यूज इस प्रकार के किसी कंटेंट को पब्लिश करने के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसा उनको ट्राई करना पड़ेगा, इंश्योर करना होगा, उनको अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना होगा। रूल 3(2)(b), उसके अंदर ऐसे कंटेंट जो कि डीप फेक से रिलेटेड है या जो गलत है, डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में सिंपल एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी व्यक्ति कंप्लेन करता है तो उसके 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे, 24 आवर्स के अंदर उस कंटेंट को हटा देना है। तो ऐसा ये रूल बोलता है 3(1)(b). चलो ये चीज़ भी समझा दी मैंने आपको। अब एक चीज़ समझो कि डीप फेक टेक्नोलॉजी के यूजेज क्या है। तो इसको फिल्म डबिंग, जो फिल्म इंडस्ट्री होती है उसके अंदर डबिंग करने के अंदर यूज किया जाता है। एजुकेशन सेक्टर के अंदर इसको यूज किया जाता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इन रियल लाइव मोड, यानी जैसे आप चीज़ समझो, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को समझाने के लिए वो खुद ही वर्चुअल फॉर्म में आ जाए तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? डीप फेक के थ्रू पॉसिबल है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, वर्चुअल जो मीडिया होता है उसको बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे जीवंत कर दिया जाता है चित्रण को। तो ये कैसे पॉसिबल है? डीप फेक के थ्रू। फिल्म की डबिंग होती है हिंदी से साउथ के अंदर, तो ये किससे पॉसिबल होगी? डीप फेक के थ्रू। आर्ट को एज ए क्रिएटिव टूल के रूप में भी आर्टिस्ट लोग क्रिएट करके आर्ट को एक तरह से ऐसा क्रिएटिव टूल के रूप में भी बना सकते हैं। ऑटोमेटिक एक्सप्रेशन, जैसे एक रीफेस एप्लीकेशन आपने देखी होगी, स्नैपचैट देखा होगा, उसके अंदर चेहरा चेंज हो जाता है, उससे जीभ निकल जाती है, कान बड़े हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये एक तरह से डीप फेक का ही एग्जाम्पल है। फन पर्पज, एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए हम इसको यूज करते हैं जनरली स्नैपचैट, लेकिन वो एक्चुअल में एग्जाम्पल है डीप फेक टेक्नोलॉजी का। एम्प्लीफिकेशन ऑफ मैसेज एंड इट्स रीच, यानी वॉइस को चेंज करना। कितनी बार क्या हो जाता है, वॉइस चेंज, आपने देखा होगा, वॉइस चेंज हो जाती है, आदमी बोल रहा है और बड़ी आवाज़ आने लग जाती है, मोटी आवाज़ आने लग जाती है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये सब पॉसिबल है किसके थ्रू? एम्प्लीफिकेशन ऑफ मैसेज एंड इसके रीच, यानी इसमें सब डीप फेक के थ्रू पॉसिबल है। उसके अलावा डिजिटल कंस्ट्रक्शन एंड पब्लिक सेफ्टी, इमेज को चेंज किया कर सकते हैं, डेटा को रिकवर किया जा सकता है, ये सब चीज़ें पॉसिबल है डीप फेक के थ्रू। तो ये इसके पॉजिटिव यूज है। तो डेटा रिकवरी के अंदर भी इसको यूज कर लिया जाता है। ये सारे पॉजिटिव यूज हमने पढ़ लिए। अब साथ के साथ आप देखो कि डीप फेक के चैलेंजेस क्या है। तो ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाने में सबसे बड़ा रोल किसका है? डीप फेक टेक्नोलॉजी का। उसके बाद ये हरासमेंट का काम करता है। क्यों? अगर किसी के मिस वीडियो, गलत न्यूड वीडियो अपलोड कर दिए जाते हैं, उसमें क्या होता है, चेहरे को चेंज कर दिया जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, किसी का हरासमेंट करना हो, इंटरमीडिएशन करना हो, तो ये सारे काम किसका है? ये काम डीप फेक टेक्नोलॉजी का है। उसके अलावा एविडेंस को फैब्रिकेट करना, पब्लिक को डिफ्रॉड करना। जैसे क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, उसके पापा की आवाज़ में उसको फ़ोन किया जाएगा कि बेटा बेटा मुझे जल्दी पैसे ट्रांसफ़र करो, तो वो कैसे किया जा सकता है? वो डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जा सकता है। आदमी को लगता है कि अरे मेरे पिताजी का फ़ोन आया है, लेकिन एक्चुअल में उसके पापा का फ़ोन नहीं आया होता है। ये सब उसके पापा की वॉइस एकदम से चेंज कर दी जाती है, और ये सब चीज़ें पॉसिबल है। उसके अलावा किसी के रेपुटेशन को खत्म कर दिया जाता है, जिससे रश्मिका मंडाना के केस में हुआ है, और फाइनेंशियल फ्रॉड भी कर दिए जाते हैं, जो मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिए हैं। इस तरह लोगों को डिफ्रॉड करने का काम, फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम, हरासमेंट करने का काम, ये सब काम है डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जाता है। हमने लॉ पढ़ी लिए हैं इससे रिलेटेड सारे। वे फॉरवर्ड क्या है? तो अदर कंट्रीज से हमें जो नए लॉ आए हैं उनसे हमें सीखना पड़ेगा। वाटर मार्क्स को ऐड करना होगा टू आर्टिफिशियल मतलब जो AI जनरेटेड वीडियो होते हैं, जो AI जनरेटेड वीडियो होते हैं उसके थ्रू हमको वाटर मार्क ऐड करने होंगे। कैसे? आपको मैं समझाता हूँ। अगर कोई भी वीडियो डीप फेक के थ्रू या उसके अंदर कुछ भी चेंज किया गया है, ओरिजिनल वीडियो अलग होती है, और अगर कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू उसमें कुछ भी चेंज किया गया है, तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए? वाटर मार्क आ जाना चाहिए ऑटोमेटिक। इससे आदमी को लग जाएगा कि हाँ, इस वीडियो के अंदर कुछ भी चेंज किया गया है, इसको एडिट किया गया है। तो हमारी गवर्नमेंट को इनिशिएट लेना चाहिए कि सब टेक्नोलॉजी, सब सोशल प्लेटफॉर्म्स या ऐसे जो भी प्लेटफॉर्म्स है, ऐसे जो भी एप्लीकेशन है जो कि डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, वीडियोस में चेंज करने का, वीडियो एडिटिंग का कुछ भी करते हैं, तो उस पर वाटर मार्क आ जाना चाहिए। और वाटर मार्क आते ही सामने वाले जो भी कंज्यूमर्स है उनको ये पता चल जाएगा, जो उस डेटा का कंज्यूम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो उनको ऐसा आ जाना चाहिए कि ये वीडियो एडिटेड है, तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये ओरिजिनल वीडियो नहीं है ऐसा। उसके अलावा यूजर्स को डिटर करना टू अपलोड इनअप्रोप्रिएट कंटेंट बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो आप इस चीज़ को समझो कि जो यूजर्स होते हैं उनको भी ध्यान रखना है कि आप सोशल मीडिया पे गलत कंटेंट, मतलब अपना जो भी कंटेंट हो, अपने प्राइवेसी, जो भी प्राइवेट डेटा हो, उसको अपलोड करने से पहले आप भी बचे। और उसके अलावा जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, उनके द्वारा भी कोई अगर इनएप्रोप्रिएट कंटेंट किसी भी यूजर्स के द्वारा अपलोड किया जाता है, तो उसको तुरंत हटाना है। तुरंत स्टक डाउन करने का काम किसका है? सोशल मीडिया का, मतलब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। उसके अलावा डीप फेक डिटेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज करो, ताकि कोई भी वीडियो जो कि डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू बनी है, तुरंत पता चल जाए कि हाँ ये वीडियो एडिटेड है, ओरिजिनल नहीं है। ये ऐसा भी किया जा सकता है। डिजिटल गवर्नेंस एंड लेजिस्लेशन को स्ट्रेंथन, मजबूत करना। उसके अलावा डिजिटल जो भी गवर्नेंस है, लेजिस्लेशन है, हमारी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसको मजबूत करना है, स्ट्रेंथन करना है, ये काम भी गवर्नमेंट को करना होगा। और अवेयरनेस, लोगों के अंदर अवेयरनेस को क्रिएट करना, एनहांस करना, ये सब काम किसके द्वारा किया जाना चाहिए? हमारी गवर्नमेंट को, कि लोगों को अवेयर करे कि आप किसी भी इस टाइप की वीडियो है उसको आगे से आगे ना फैलाए, और आपको ये सारी चीज़ों को समझना होगा। इस तरह हमने डीप फेक टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझा है। उसके अलावा वेलफेयर स्कीम को प्रॉपर्ली, पूरे उसके पॉजिटिव, पोज, कौन, सारी चीज़ें, प्रोज, कौन, सबको समझा है। ये वेलफेयर स्कीम कंप्लीट हो गई है। उसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को समझ लिया है, एंड अफीम जो भी प्रोडक्शन होता है उसको साइंटिफिक नेम भी देख लिया है। साइंटिफिक नेम क्या है उसका? पेपावार
पापावेर सोमनीफेरम, और इसके अंदर जो क्या बोलते हैं मॉर्फिन और कोडीन होता है, उसका यूज कफ को सही करने में भी किया जाता है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा हमने ओपेक कंट्रीज, ओपेक प्लस कंट्रीज उनको पढ़ा है, एंड साथ के साथ ही स्वेज कैनल को पढ़ लिया है, एंड बेन ग्यूरियन कैनाल प्रोजेक्ट इसको भी समझ लिया है, एंड जो हमारा गामा रे ब्रस्ट होता है उसको भी समझा है। तो आज हमने सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आए थे। आप सबको पढ़िए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, इन विच कंट्री द गेम ऑफ चेस इज इन्वेंटेड। इस तरह सारे टॉपिक को आपको क्लियरली समझना है, आगे बढ़ता जाना है। हम यूपीएससी 100% श्योर पास होंगे, बस आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।